गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपको उसी कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। उसी कविता में आगे की पंक्तियों को पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या करूंगी। उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत खूबसूरत कवि ने इसका वर्णन किया है। आप देखिए, इन पंक्तियों में आपको एहसास होगा कि वो किस कदर खुद को अपनी प्रिया के अधीन मानता है, किस कदर उसमें समाया हुआ है। इस तरह उसने अपने भावों का बहुत ही खूबसूरत उत्कृष्ट वर्णन किया है इन पंक्तियों में। पंक्तियां मैं पढ़ रही हूं, आप सुन लीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिराता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वो ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों, धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। देखो, इस तरह से उसने इन पंक्तियों में अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जाने कौन सा रिश्ता है, जाने कौन सा नाता है। कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो ये स्नेह है, जो ये प्रेम है, उसका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, किस नाते से मैं तुम्हें इतना चाहता हूं। क्योंकि आपको पता है, इस संसार में अगर हम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई संयोग होता है। तो यहां पर कवि भी यही बात कह रहा है कि पता नहीं कौन सा रिश्ता है, पता नहीं कौन सा ऐसा नाता है तुम्हारे स्नेह का मेरे साथ, जो कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूं। मुझे तो इतना पता है, दिल में क्या जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिराता है, कि कोई चीज जब हम कहीं पर खाली करते हैं तो वो चीज खाली हो जाती है। आपने देखा, किसी चीज को अगर हम लगातार निकालते रहें तो वो चीज खाली हो जाती है। लेकिन प्रेम ऐसी चीज है जिसको आप जितना भी उड़ेलेंगे, यानी जितना भी बांटेंगे, वो उतना ही आपके पास फिर भर भर के आएगा। क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो कि खाली करने पर भी कभी खाली नहीं होती और हमेशा भरी रहती है आपके हृदय में। क्योंकि प्रेम भावनाओं का नाम होता है। यहां पर कवि भी उसी पंक्ति को कह रहा है, उसी बात को कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं ये नहीं जानता कि तुमसे मेरा नाता क्या है, बस मैं तो केवल इतना जानता हूं कि इस स्नेह को मैं हृदय से जितना भी उड़ेलना चाहता हूं, जितना भी बांटता हूं, जितना भी बांटना चाहता हूं, उतना ही ये बार 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 मेरे हृदय में फिर से उतना ही बढ़ जाता है। ये तो एक ऐसा स्रोत है, स्रोत उद्गम को बोलते हैं, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है। अब नदियों को ले लीजिए कि इतनी गर्मी पड़ने पर भी सूखती नहीं है, उनका स्रोत जहां से है वहां से वो निकलती रहती है लगातार। तो इसी तरह से कवि के हृदय में भी जो प्रेम का स्रोत है वो उसको सूखने नहीं देता। जितना वो अपने प्रेम को बांटना चाहता है, जितना वो उसको बांटता है, उतना ही वो खाली होने के बजाय और भर भर के उसके हृदय में इकट्ठा हो जाता है। उसके हृदय में ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेम रूपी एक झरना उत्पन्न हो गया हो। वो खुद से क्वेश्चन करता है कि दिल में क्या झरना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना उत्पन्न हो गया हो, जहां से कि लगातार स्नेह की वर्षा होती जा रही है, जो कभी खाली नहीं हो रहा है। अथवा हृदय में ऐसा कोई मीठे पानी का स्रोत उत्पन्न हो गया। मीठा पानी इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रेम जो होता है ना, उसकी अनुभूति बड़ी मीठी होती है। इंसान जब प्रेम में डूबा होता है तो उसके हृदय में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो उस मीठी अनुभूति को अनुभव करता है। तो इसलिए उसने उस प्रेम की अनुभूति को मीठे पानी का स्रोत कहा है। उसने कहा है कि मेरे हृदय में ऐसा मालूम होता है जैसे प्रेम का कोई मीठा सा स्रोत है, जिससे निरंतर लगातार स्नेह रूपी जल छलक छलक के नीचे बहता रहता है।
इतना आपकी पंक्तियां समझ में आ गई होंगी बच्चों। मेरे हृदय के भीतर, यानी मेरे हृदय में अंदर तो तुम्हारे प्रेम रूपी झरना बह रहा है। यहाँ वो कहता है कि भीतर वो, ऊपर तुम। हृदय में तो तुम्हारी प्रेम की अनुभूतियों का, तुम्हारी प्रेम की संवेदनाओं का मेरे हृदय में झरना सा बह रहा है लगातार। और सामने देखता हूं तो तुम विराजमान हो, यानी मेरी नजरों में तुम्हारी ही छवि छाई हुई है। तो सामने तुम नजर आती हो और हृदय में तुम्हारे उस प्रेम की अनुभूति रूपी झरना लगातार बहता रहता है। तुम्हारा ये खिलता हुआ जो चेहरा है ना, वो मेरे हृदय में हमेशा इस तरह से रहता है कि जैसे पूर्णिमा का चांद रात भर आकाश में चमकता रहता है। तो यहाँ देखिए कवि ने भावों का कितना सुंदर अभिव्यक्ति की है, कितने सुंदर ढंग से उसको अभिव्यक्त किया है। वो कहता है कि अंदर तो मेरे हृदय में भावनाओं रूपी झरना बह रहा है और मेरे सामने तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा है। और वो चेहरे को भी उसने चांद से उपमा दी है। यानी वो कहता है कि मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा है। तुम्हारा वो खिलता हुआ चेहरा इतना खूबसूरत दिखाई देता है मुझे कि जैसे कि पृथ्वी पर पूरी रात चांद, पूर्णमासी का चांद जो होता है, वो पूरा चमक के आकाश को पूरी तरह से चांदनी में डुबो देता है, पृथ्वी को पूरी तरह चांदनी में भिगो देता है। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, तुम्हारा ये खिलता हुआ जो चेहरा है, मुस्कुराता हुआ, मुझे एक ऐसे चांद के समान प्रतीत होता है जिसने कि अपनी चांदनी से मुझे पूरी तरह से सरोबार कर रखा है। यानी मैं पूरी तरह तुम्हारी प्रेम रूपी चांदनी से डूबा हुआ। तो ये थे इन पंक्तियों की व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखो बच्चों, इसमें भी आप इसका सौंदर्य देख लीजिए, शिल्प सौंदर्य। पहला तो आप पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जो कवि का जो प्रिय है वो अज्ञात है, वो कौन है, इसका रहस्य बना हुआ है, परंतु वो अत्यंत प्रेरक है, उसको प्रेरणा देने वाला है। इसलिए भी, और कवि के व्यक्तित्व का निर्माता भी वही है, संबोधनशाली है और उसमें कवि के हृदय की आत्मानुभूति समाई हुई है। भाषा झरने के समान है, हर बंधन से मुक्त है, ना इसमें कोई लय है, ना इसमें कोई दुख है, ना इसमें कोई छंद है। केवल अर्थ की लय और गतिशीलता बनी हुई है जो कि कविता में प्रभाव पैदा करती है। प्रश्न अलंकार है। आप देखिए जहां जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं वो आपका प्रश्न अलंकार कहलाएगा। प्रश्न अलंकार है और संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार से रहस्यात्मकता आ गई है। संदेह अलंकार देखिए किन किन पंक्तियों में, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इसमें संदेह कर रहा है कवि कि मुझे संदेह है कि पता नहीं तुमसे कौन सा रिश्ता है, तुमसे कौन सा नाता है। दिल में क्या झरना है, यहाँ भी इसको संदेह है। उसे खुद संदेह हो रहा है कि मेरे हृदय में क्या कोई झरना हो गया है, मीठे पानी का स्रोता है, यानी हो सकता है एक मीठे पानी का स्रोत जैसा कोई प्रेम की अनुभूति का एक स्रोत पैदा हो गया हो। तो इन तीनों ही पंक्तियों में आपका संदेह अलंकार है। उसके अलावा झरना और मीठे पानी का स्रोता, ये स्नेह के उपमान है। यहां पर जो प्रेम है उसको सोते के, मीठे पानी के स्रोत के और झरने के उपमान के रूप में लिया गया है। इसलिए यहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। उसके अतिरिक्त मुस्कुराता चांद सा ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। इस वाली पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि इसमें वो किसी के रूप में किसी चीज को देख रहा है। उसके मुख को वो किसके समान मान रहा है, चंद्रमा के समान मान रहा है। उसके अतिरिक्त भर भर में अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो आप देख सकते हैं जिसमें एक ही वर्ण एक से अधिक बार आया हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार है।
इसके अतिरिक्त धरती पर रात भर में रा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भर भर फिर आता है, भर भर में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की गई है, एक शब्द पुनः आसपास पास पास लगा हुआ है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है एक ही पंक्ति में, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका जो शिल्प सौंदर्य है वो भाषा वही रहेगी, क्योंकि एक कवि जब कविता लिखता है तो उसकी भाषा एक समान रहती है। अब उस भाषा में, इसकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द क्लिष्ट होते हुए भी समझ में आने योग्य हैं, उनको समझा जा सकता है। कवि ने प्रेम की अभिव्यक्ति की है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस माना जाएगा, श्रृंगार रस है। तो इस तरह आपने देखा कि शिल्प सौंदर्य कवि ने इसका किया। अब इसमें भी कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जब भी आपको परीक्षा में प्रश्न दिए जाते हैं तो उनमें केवल 2 प्रश्न आते हैं जो कि इनकी थ्योरी से, इनकी जो कहना चाहिए कथात्मकता है उससे संबंधित होते हैं। और जो प्रश्न आते हैं उनमें पंक्तियां दे दी जाती हैं, उनमें नीचे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं, उनके लिए 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, वो अर्थ से संबंधित होते हैं। जो भी मैंने आपको व्याख्या समझाई उनके अर्थ से संबंधित हैं। और फिर सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न आते हैं, उनमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं जो कि आपके शिल्प सौंदर्य से संबंधित होते हैं। तो मैंने आपको शिल्प सौंदर्य बता दिया, उससे आप आसानी से कर लेंगे। और जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हैं उनमें मैं आपको कुछ प्रश्न लिखना चाह रही हूं जो कि आपको घर पर बैठकर लिखने हैं, वो आप लोग लिख लीजिए। तो मैं आपको प्रश्न लिख रही हूं। प्रश्न नंबर 1 है, पहला, कवि अपने प्रिय कवि अपने प्रिय और अपने मध्य रिश्ते को किस प्रकार व्यक्त करता है? नंबर 2 लिख लीजिए, कवि को अपने दिल में एक झरना सा के प्रतीत होता है। तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, कवि की श्रृंगार भावना पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह आपने देखा, इन प्रश्नों को मैंने आपको दिया है, केवल 3 ही प्रश्न दूंगी मैं भी। इन्हें आप लोग घर पर बैठकर लिखेंगे, सोच समझकर व्याख्या के अनुरूप पंक्तियों का अर्थ निकालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। फिर आगे मैं आपको आने वाले और वीडियोस में बताऊंगी आगे की पंक्तियों का सार, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको केवल आदि कविता का ही व्याख्या दी है। आगे की जो कविता है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।